इस रेडियो के सर्किट में जो ये कंपोनेंट आप देख रहे हैं, एक रजिस्टर, वो किसी भी इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का, रेडियो का सबसे बेसिक कंपोनेंट है। और आज के वीडियो में हम इसी कंपोनेंट को जानेंगे। साथ ही ये बता दूं साथियों कि जो एक मेरा लंबे समय का प्रॉमिस था कि हम रेडियो के सर्किट के अंदर भी चलेंगे, आज से ये सीरीज़ प्रारंभ होती है। हम एक एक करके रेडियो के अंदर के सर्किट में जो भी चीज़ें लगी हैं, उनका क्या फंक्शन है, क्यों लगी हैं, किस कारण से उसको लगाया गया है, और इतना डिटेल में और इतना अच्छे से हम समझेंगे कि एक 5वीं कक्षा का विद्यार्थी भी उसको अच्छे से समझ सके। साथ ही ये सभी के लिए, जो प्रोफेशनल हैं उनके लिए भी और जो नॉन प्रोफेशनल हैं उनके लिए भी एक अच्छी सीरीज़ रहने वाली है। कुछ ना कुछ आप ज़रूर जानेंगे। मैं अंतर्यामी नहीं हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जितना भी मैंने सीखा है, समझा है, वो आपसे साझा करने का प्रयास करूँगा। तो साथियों, शुरू करते हैं। साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके चहेते इस रेडियो चैनल पर। और साथियों, क्योंकि ये इस सीरीज़ का पहला वीडियो है और ये वीडियो एकदम लगातार नहीं आएंगे, धीरे धीरे बीच में आते रहेंगे, जैसे हमारे शॉर्ट वेव के बैंड्स की सीरीज़ चल रही है। तो पहले वीडियो में पहले मैं कुछ बेसिक्स कवर करूँगा और इनफैक्ट आगे के सभी वीडियोस में इन बेसिक्स का रेफरेंस भी दिया करूँगा। तो वहाँ से शुरुआत करते हैं। शुरुआत असल में एक बात के साथ करूँगा कि पिछले 100, 150, 200 वर्षों से जो है इलेक्ट्रिसिटी को उस तरह से नहीं पढ़ाया जाता, समझाया जाता जिस तरह से वो समझाई जानी चाहिए, और कुछ मिसकंसेप्शंस, गलत धारणाएं भी बनी हुई हैं। तो हम सही से चीज़ों का आकलन करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हमें जानना है वोल्टेज क्या होती है और करंट क्या होता है, उसके बाद ही रेजिस्टेंस का काम हम समझ सकते हैं। पहले करंट के बारे में केवल इतना जान लेते हैं। करंट 2 प्रकार का है, डीसी और एसी। डीसी जो करंट है उसको बनाने के लिए सेल चाहिए और एसी को बनाने के लिए जनरेटर चाहिए। किंतु करंट बनने के लिए वोल्टेज की आवश्यकता है। जैसे कि ये सेल है, ये 1.5 वोल्ट का सेल है। अब ये 1.5 वोल्ट का अर्थ क्या है, पहले हमें इस वोल्टेज को समझना होगा, उसके बाद ही हम करंट और फिर रेजिस्टेंस को समझ पाएंगे। शुरुआत डीसी से करते हैं, डायरेक्ट करंट से करते हैं। एसी के बारे में कुछ आइडिया आज दूंगा और कुछ आइडिया आने वाले वीडियोस में बनेगा। तो जैसे मैंने बताया, डीसी करंट के लिए आपको ये सेल चाहिए इस प्रकार का। तो सबसे पहली बात, टेक्निकली करेक्ट हो जाते हैं हम। जब ये एक होता है, एक, तो ये सेल होता है। और आपने देखा होगा रेडियो में आपको ये 2-3 एक साथ लगाने पड़ते हैं। जब ये एक से ज़्यादा कॉम्बिनेशन में लगते हैं तब ये बैटरी बन जाते हैं। हम में से अनेक लोग जो है इसी को, एक सेल को ही बैटरी बोलते हैं। टेक्निकली सही नहीं है, हालांकि कॉमर्शियली चलता है, लेकिन टेक्निकली अगर आप देखेगा तो ये एक सेल है। इसी प्रकार जो 18650 बैटरी हम जिसे बोलते हैं, 18650 जो रिचार्जेबल बैटरी है, वो असल में एक रिचार्जेबल सेल है। इस विषय में मैंने एक वीडियो भी बनाया था, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसमें और डिटेल में बताया था। तो यदि इस सेल में हम देखें तो जो ये साइड है, ये सेल की पॉजिटिव साइड है, और जो ये साइड है ये इस सेल की नेगेटिव साइड है। इसके और इसके, इन दोनों साइड के पोटेंशियल में डिफरेंस है, और ये जो डिफरेंस है ये 1.5 वोल्ट का है। अब जिसे हम वोल्टेज बोलते हैं वो असल में पोटेंशियल डिफरेंस है, एक साइड के पोटेंशियल और दूसरे साइड के पोटेंशियल का डिफरेंस है। तो पहले ये समझना होगा कि ये पोटेंशियल क्या हुआ। तो देखिए, इस सेल की जो पॉजिटिव साइड है इसमें एक क्षमता है कि यदि आप एक तार जोड़ दें, आप तार जोड़ दें पॉजिटिव से नेगेटिव में, तार मेटल, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो पॉजिटिव साइड में वो क्षमता है कि उन इलेक्ट्रॉनों को खींच सके अपनी तरफ, ये इसका पोटेंशियल है। और नेगेटिव साइड में क्षमता है कि इलेक्ट्रॉनों को फेंक सके, तार के इलेक्ट्रॉनों को। तो तार के इलेक्ट्रॉन जो है वो मूवमेंट में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक साइड नेगेटिव है, वो इलेक्ट्रॉनों को फेंक रही है, और एक साइड पॉजिटिव है, वो इलेक्ट्रॉनों को खींच रही है। टेक्निकल भाषा में ऐसा माना जाएगा कि ये साइड हाई पोटेंशियल पर है, पॉजिटिव साइड, और नेगेटिव साइड जो है ये लो पोटेंशियल पर है। और इन दोनों के पोटेंशियल का जो अंतर है, इन क्षमताओं का जो अंतर है, वो है 1.5 वोल्ट।
अब मैं चाहूँ तो इससे अधिक डिटेल में भी जा सकता हूँ, किंतु अभी के लिए इतना ही काफ़ी है कि जैसे ये मेरा हाथ है, अगर मैं इस सेल को यहाँ अपने हाथ पर रख रहा हूँ तो ये कहीं नहीं जा रहा। मेरा ये सिरा भी हाइट पर है और हाथ का ये सिरा भी हाइट पर है ज़मीन से, फिर भी ये सेल कहीं जा नहीं रहा। लेकिन यदि इन हाइट्स में मैं डिफरेंस कर दूं, अब देखिएगा ये हाथ का ये सिरा जो है ये ज़्यादा हाइट पर है और ये कम हाइट पर है। इस हाइट का डिफरेंस रहेगा तो ये सेल चलने लग गया। ऐसे ही किसी तार के एक साइड का पोटेंशियल ज़्यादा रहे और एक साइड का पोटेंशियल कम रहे तो इलेक्ट्रॉन्स कम पोटेंशियल से ज़्यादा पोटेंशियल की तरफ चलने लग जाते हैं, करंट बनता है। ये डीसी वोल्टेज है। डीसी का अर्थ है डायरेक्ट करंट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो सीधा चल रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ तार में जो है सीधा चलेंगे, डायरेक्ट मूवमेंट है चार्ज की। एसी जो करंट है वो और एसी वोल्टेज जो है वो आगे के किसी वीडियो में उसकी चर्चा करेंगे हम, हालांकि उसका संदर्भ आज के वीडियो में आगे थोड़ा सा आएगा। अभी वोल्टेज के बारे में और बताऊं उससे पहले करंट के बारे में एक बहुत ही आधारभूत बात जो कि मिस कर दी जाती है वो सुनिए। उस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया था, करंट कभी चल नहीं सकता। पुस्तकों में, बड़े बड़े राइटर्स की पुस्तकों में लिखा रहता है करंट जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव चलता है, पॉजिटिव की साइड से नेगेटिव चलता है करंट। तो पहली बात तो पॉजिटिव से नेगेटिव, कम से कम तारों में तो कुछ नहीं चल रहा, तारों में नेगेटिव से पॉजिटिव साइड चल रहे हैं और जो चल रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। करंट नाम की कोई चीज़ चल नहीं रही। जब वो इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि इस तार में करंट है। करंट का अर्थ है बहाव। जैसे कि नदी में पानी चल रहा है, हम ये नहीं कह सकते कि नदी में बहाव चल रहा है। हम ये नहीं कह सकते कि नदी में ऊंचाई से नीचाई की तरफ बहाव चल रहा है। बहाव नहीं चल रहा, पानी चल रहा है। ऐसे ही करंट नहीं चल रहा, चार्ज चल रहा है, इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं। तो करंट कभी चलता नहीं है साथियों। वैसे इस सेल का एक प्रकार से ये कार्य भी है कि ये एनर्जी देगा, हमारे रेडियो को एनर्जी देगा, पावर देगा। इसके अंदर कुछ केमिकल्स हैं, जब तक हमने इस सेल को सर्किट में नहीं जोड़ा है वो केमिकल्स यूं का यूं पड़े हुए हैं। अभी देखा जाए तो ये सिरा पॉजिटिव नहीं है अभी और ये सिरा अभी नेगेटिव नहीं है, लेकिन जैसे ही आप तार से जोड़ देंगे सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, सेल के अंदर का और बाहर तार से सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, तब ये साइड जो है इलेक्ट्रॉन तार में फेंकने लगेगी और ये साइड जो पॉजिटिव साइड है ये तार से इलेक्ट्रॉन खींचने लगेगी। सपोज कीजिए इधर से 2 इलेक्ट्रॉन फेंके गए तो 2 इलेक्ट्रॉन उधर से खींच लिए जाएंगे। तार के अंदर के इलेक्ट्रॉनों की संख्या उतनी ही बनी रहेगी, किंतु अब वो चलने लग गए हैं, करंट पैदा हो गया है, डायरेक्ट करंट। ऑल्टरनेटिंग जो करंट है उसके बारे में मैं अभी के लिए ये बता देता हूँ कि उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो सीधा सीधा नहीं चलते, झनझनाने लग जाते हैं। यानी अगर सपोज कीजिए ये अगर एसी दे रहा होता, ये सेल वैसे डीसी देता है, अगर ये एसी दे रहा होता तो इसमें क्या होता, एक बार ये सिरा पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन उधर चलेंगे, अगले ही क्षण ये सिरा नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन वापस आएंगे, फिर ये पलट जाएंगे और ऐसा जो है 1 सेकंड में 50 बार होगा। इसलिए हम कहते हैं 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का करंट है। अब हम आ जाते हैं कि रेजिस्टेंस क्या है। तो रेजिस्टेंस को जानने के लिए हमें अंतर जान लेना ज़रूरी है कि कंडक्टर क्या होते हैं और इंसुलेटर क्या होते हैं। तो जैसे ये पेन है, इसकी बॉडी प्लास्टिक की है, इसमें करंट जो है आसानी से नहीं आ सकता, इसके अंदर का चार्ज आसानी से चलेगा नहीं, ये इंसुलेटर है। लेकिन जो इसकी ये निब है ये मेटल की है, इसके अंदर जो है चार्ज चल सकता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं वो चल सकते हैं, इसके अंदर करंट पैदा हो सकता है। अब सबसे पहली बात जो गलत बताई जाती है प्राय है वो ये बताया जाता है कि इंसुलेटर में करंट जो है आ ही नहीं सकता, या हम किताबों की एक बार मान लें, क्योंकि वो बात लाखों बार हमें बता दी गई है, तो सिंप्लिसिटी के लिए करंट चल नहीं सकता इंसुलेटर में से और कंडक्टर में से करंट चल सकता है। ये परिभाषा सही नहीं है। जब आसमानी बिजली गिरती है तो घर की दीवारें जो कि इंसुलेटर हैं उनमें से भी चलती हुई जा सकती है, वो उनको भी कंडक्टर बना सकती है। तो एक्सट्रीम हाई वोल्टेज पर इंसुलेटर भी जो है वो कंडक्टर बन सकते हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि इंसुलेटर में से करंट जो है इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। हाँ, आप ये कह सकते हैं इंसुलेटर अपनी तरफ से सहायक नहीं होता इलेक्ट्रिसिटी को चलने देने के लिए, जबकि मेटल्स वगैरह जो ये कंडक्टर्स हैं ये होते हैं। अभी के लिए हम केवल सॉलिड चीज़ों की बात कर रहे हैं। लिक्विड्स में इलेक्ट्रिसिटी चल सकती है अगर उनमें आयन वगैरह उस लिक्विड में मौजूद हों, वो आयन चल पाएँ। गैस में आसानी से नहीं चल सकती, लेकिन एक्सट्रीम हाई वोल्टेजेस दे दी जाएँ तो गैस के एटम्स के इलेक्ट्रॉन जो है उनसे निकल जाते हैं और वहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी चल सकती है।
सो दुनिया के सभी पदार्थ जो है वो ले देकर उनका सबसे छोटा कण एटम होता है। तो जो कंडक्टर्स होते हैं, मान लीजिए एक सेकंड के लिए मान लीजिए कि पेन एक तार है, ये एक मेटल की वायर है, तो इसके जो छोटे छोटे एटम हैं उनमें से अनेक या लगभग सभी एटम्स ने एक एक दो दो इलेक्ट्रॉन फ्री कर रखे हैं और वो फ्री इलेक्ट्रॉन इधर उधर घूम रहे हैं। हालांकि चल तो वो पहले ही रहे हैं लेकिन वो कहीं जा नहीं रहे। सेल लगा देने से वो एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ चलने लगेंगे और तब इसमें हम कहेंगे डायरेक्ट करंट है। यहाँ ये भी जान लेना ज़रूरी है कि जैसे देखिए अभी इसके पॉजिटिव टर्मिनल और इसके नेगेटिव टर्मिनल को मैंने पकड़ लिया है, लेकिन हमारी स्किन में आसानी से करंट जो है इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो नहीं हो सकती हमारी स्किन में से, तो इसलिए ये कनेक्ट नहीं हुआ। इसको पॉजिटिव और नेगेटिव को जो है एक रास्ता नहीं मिला। लेकिन इसी की बजाय अगर हम एक वायर लगा देते तो इलेक्ट्रॉनों को नेगेटिव सिरे से चलकर पॉजिटिव सिरे की तरफ जाने का एक रास्ता मिल जाता। तो देखा जाए तो कंडक्टर जो है वही करंट के लिए रास्ता बना रहा है, चार्ज को चलने के लिए रास्ता बना रहा है, लेकिन रोकता भी यही है उनको चलने से। करंट जो है, करंट इसमें पैदा होने से या कहिए इलेक्ट्रॉनों को चलने से रोकती भी यही तार है। ये गुण रेजिस्टेंस कहलाता है। ये कुछ ऐसे हैं जैसे आप अपने बगीचे में और नलकी से पानी छिड़क रहे हैं, पौधों को पानी दे रहे हैं, तो पीछे टूटी से जहाँ ये नलकी आई है पानी को चलने का रास्ता भी इसी ने दिया है, लेकिन देखिए पानी को चलने से रोक भी यही नलकी रही है। क्यों? क्योंकि उस पानी को इस नलकी की दीवारों के साथ घिसकर जाना पड़ेगा, फ्रिक्शन लगेगा। तो यदि नलकी बहुत ज़्यादा लंबी हो तो पानी जो है बहुत धीमा हो जाएगा। इस पानी की रफ्तार को इसी नलकी ने रोका भी है और चलने का रास्ता भी दिया है। यानी कंडक्टर चार्ज को चलने में सहायक भी है लेकिन उसको चलने से रोकता भी है। उसका ये गुण उसकी रेजिस्टेंस कहलाता है। इस रेजिस्टेंस को ओम में नापते हैं। वैसे ही रेजिस्टेंस मिलती क्यों है? क्योंकि जब तार में इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो ऐसा नहीं है कि कोई खाली गली है उसमें से जा रहे हैं। वो जब आगे चलेंगे तो किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से उनकी टक्कर हो सकती है या रास्ते में एटम्स आ जाएंगे, तो इस प्रकार वो टकराते हुए चलेंगे। लेकिन पीछे क्योंकि सेल जो है वो सेल लगातार उनको धकेलने का प्रयास कर रहा है, उसका नेगेटिव सिरा, तो वो टकराएंगे, रुकेंगे, फिर चलेंगे, टकराएंगे, रुकेंगे, फिर चलेंगे। तो ये टक्करें जो हैं ये रेजिस्टेंस के रूप में दिखती हैं। साथियों, मैंने प्लान तो किया था रेजिस्टेंस के बारे में और बहुत कुछ बताने का, किंतु अभी मैं ये रियलाइज़ कर रहा हूँ कि बेसिक्स को बताते बताते जो है इस वीडियो की लेंथ लंबी हो गई है। तो हम रेजिस्टेंसेस के अनेक कार्य रेडियो में या किसी भी सर्किट में उसके क्या कार्य हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त कार्य हैं इस छोटे से कलपुर्जे के, वो हम देखेंगे। लेकिन साथ ही मैं आपको बता दूं, आपको YouTube पर अनेक वीडियोस बन जाएंगे रेजिस्टेंस कितने प्रकार के हैं, कैसे बनते हैं फैक्ट्री में। मैं केवल उनके फंक्शन बताऊंगा आपको कि वो क्या है। उन पे कलर कोडिंग रहती है, उस कोडिंग को देखकर आप बता सकते हैं कितने ओम का है। इस पर हज़ारों वीडियो बने हुए हैं, आप जो है देख सकते हैं। लेकिन सर्किट में हमने उसे लगाया क्यों है ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में मैं जाते जाते इतना और बता दूं कि यदि मान लीजिए ये मेरा हाथ एक तार है और नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, तो अनेक लोग ऐसा सोचते हैं कि इस साइड से इलेक्ट्रॉन निकला, घूमा और चला गया। इलेक्ट्रॉन इतनी छोटी चीज़ है, इतनी छोटी चीज़ है कि उसको इतना सा रास्ता पार करने में जो है घंटों लग जाएंगे, घंटों लग जाएंगे केवल इतना रास्ता पार करने में। तो जो इलेक्ट्रॉन इस सेल से निकला और फिर तार के थ्रू आगे बढ़ा, उसी समय जो है उसने आगे टक्कर मारी, उसने अगले इलेक्ट्रॉन को टक्कर मारी, और इस प्रकार जो है वो एनर्जी ट्रांसफ़र कर देते हैं। यहाँ सेल से जो एनर्जी मिली थी वो एनर्जी एक दूसरे को ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये एनर्जी का ट्रांसफ़र लाइट की स्पीड पे होता है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। तो जैसे ही आप इस तार को जोड़ेंगे, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अचानक से यहाँ नहीं पहुँचेगा, लेकिन एनर्जी तुरंत यहाँ पहुँच जाएगी। आशा साथियों आपके लिए आज का वीडियो जो है मददगार साबित हुआ होगा। इसके सेकंड पार्ट में हम डिटेल में जानेंगे रेजिस्टेंस के सर्किट में लगाने के फंक्शन क्या हैं। नमस्कार।